भरोसा अगर इष्ट पर है, ईश्वर पर है, तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा होगा। लेकिन अगर भरोसा इष्ट और ईश्वर के साथ साथ खुद पर भी है, तो ऊपर वाला भगवान ईश्वर आपकी तकदीर में वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इसी सुविचार के साथ नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा, और नया सवेरा के इस खास कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया जगत की तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें। अगले 1 घंटे में इस दौरान बात होगी मौसम को लेकर भी। और अगले इस 1 घंटे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। मुकुल, सुप्रभात आपको। सुप्रभात कृतिका। और जब हम बात करते हैं भरोसे की, तो डीडी न्यूज़ तो भरोसा सच का है ही, लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए, क्या कुछ खास रहने वाला है। खासतौर से जो लोकसभा चुनाव की हम बात करें, 24 की चुनौती में प्रधानमंत्री आज कहाँ पे जो चुनाव प्रचार है उसमें पहुंचेंगे, और उसके साथ ही जो बाकी दल हैं वो किस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार को धार देते नजर आएंगे। कारोबार जगत की बात की जाए या खेल जगत की, क्या कुछ खास रहेगा, और इसके साथ साथ कला और संस्कृति जगत में भी क्या कुछ खास है, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे अगले 1 घंटे के दौरान। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाकी बचे 2 चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री की आज भी धुआंधार रैलियां। उत्तर प्रदेश की बस्ती और श्रावस्ती के बाद दिल्ली द्वारका में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। जेपी नड्डा और अमित शाह की पश्चिम बंगाल में रोड शो और जनसभाएं। राजनाथ सिंह हरियाणा में करेंगे प्रचार। मोहन यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड में करेंगे जनसभाएं। विपक्ष ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। राहुल गांधी हरियाणा में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव यूपी में तो तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे प्रचार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना मामले में किया एसआईटी का गठन। कुल 6 अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करेंगे प्रभारी इंस्पेक्टर महेश तावड़े। दिवंगत राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने ईरान के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पवित्र शहर मशहद में शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारियां। गुरुवार को दी जाएगी रईसी को अंतिम विदाई। मौसम की खबरों में, देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मानसून, 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंची आईपीएल 2024 के फाइनल में। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। वहीं एलिमिनेटर राउंड में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। तो ये थी खबरें सुर्खियों की, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की 24 की चुनौती में। यहाँ 24 की चुनौती की अगर बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे सुबह सबसे पहले बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीरनगर और डुमरियागंज लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बस्ती, संत कबीरनगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती की सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो लगातार 24 की चुनौती को हम देख सकते हैं, कैसे लोकसभा चुनाव के लिए
बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज इसी क्रम में खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बस्ती, श्रावस्ती, जहां पे जो अब छठा चरण है यानी 25 मई को वोटिंग होनी है, उसके लिए प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनता को संबोधित करेंगे और शाम होते होते फिर राजधानी दिल्ली, जहां 25 मई को यहां भी क्योंकि वोटिंग है तो यहां भी द्वारका में एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो जगह पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। जन समर्थन की अपील प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो प्रधानमंत्री आज श्रावस्ती के कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अब अगला चरण जो है वो 25 तारीख को होगा और 25 तारीख खास इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, इन 7 ही लोकसभा सीटों पर 25 तारीख को मतदान होना है। और दिल्ली के अगर हम चुनावों की बात करें तो इस बार मुकुल काफी इंटरेस्टिंग इस बार दिल्ली का लोकसभा चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि जो दूसरे राज्य हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें तो ये काफी इस बार 24 की चुनौती है वो जाहिर तौर पर सबके लिए, कोई भी इसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में हमारे साथ इस वक्त निशांत राय उत्तर प्रदेश की बस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ में। निशांत, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग और जो संबोधन देंगे उसमें आखिर कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे, क्या इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास निशांत? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती के दौरे पर हैं और बस्ती में 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट मांगेंगे, जिसमें सबसे पहले बस्ती लोकसभा है जहां से हरीश द्विवेदी सांसद हैं जो 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते और 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी सीट अगर बात की जाए तो डुमरियागंज लोकसभा है, जगदम्बिका पाल की, जो 2009 में कांग्रेस के टिकट से जीते थे और 2014 में बीजेपी, 2019 में बीजेपी के टिकट से जीते थे। तीसरी सीट है प्रवीण निषाद की, जो कि संत कबीर नगर से 2019 में वो चुनाव जीते थे और इससे पहले वो उपचुनाव जीते थे, हालांकि उस समय वो गठबंधन से जीते थे। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ये तीनों सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी और एक बार फिर इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। अगर कामों की बात की जाए तो बस्ती हो, डुमरियागंज हो और संत कबीर नगर हो, यहाँ के विकास कार्य को लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बस्ती से अयोध्या कुछ ही दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर भाषण देंगे तो अयोध्या का जिक्र जरूर करेंगे, राम मंदिर का जिक्र जरूर करेंगे। इसके अलावा उन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देंगे जो कि सरकार की उपलब्धियां रही और जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जब इस तरीके से जनता के बीच में आते हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हैं और जनता से जो उनका कनेक्शन होता है वो जब निकलकर सामने आता है तो उसका असर देखने को मिलता है कि लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े फेरबदल भी नजर आते हैं। लेकिन अगर बस्ती की बात करें, लड़ाई बहुत आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी ने चौधरी राम प्रसाद चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दिया है। चूंकि कुर्मी वोटर एक बड़ी तादाद में बस्ती लोकसभा सीट पर हैं, तो ऐसे में चुनौती हरीश द्विवेदी के सामने है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हरीश द्विवेदी की राह जरूर आसान हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कही जा सकती और टक्कर जो है वो कड़ी नजर आ रही है। हालांकि कल ही योगी आदित्यनाथ ने भी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर एक जनसभा की थी हरीश द्विवेदी के पक्ष में और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:45 के आसपास बस्ती जिले में पहुंचेंगे। जी निशांत, जिस तरीके से देखा जाए ये तो बात हो गई तमाम मुद्दों की, लेकिन वहां जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है? क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, आपने तमाम लोगों से भी बात की होगी और पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो वहां पर विकास ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, इसको लेकर क्या कुछ नजारा आपको देखने को मिला है वहां का? देखिए, अगर बात की जाए विकास कार्यों की, उसमें दो राय नहीं है कि ये सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। जिस तरीके से हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम जो चीजें पूर्वांचल को मिली हैं और जो नई नई कंपनीज आई हैं, कहीं ना कहीं पूर्वांचल के विकास में काफी तेजी लाई गई है। बस्ती भी इसी का पार्ट है, सिद्धार्थ नगर भी इसी का पार्ट है और संत कबीर नगर भी इसी का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। गोरखपुर
क्षेत्र है और इसका असर जो है काफी ज्यादा इन सीटों पर पड़ता है। ऐसे में यहां पर धरातल पे समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों को जरूर चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जो टक्कर है वो काफी कड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी विकास की बात कर रही है, विकास के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखने वाली बात यही होगी कि जनता किसको चुनती है। लेकिन एक बात तय है, जब आज नरेंद्र मोदी यहां मंच से जनता को आह्वान करेंगे तो उसके बाद नतीजों में थोड़ा तो परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी तक भारत में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा मास अपील वाला कोई लीडर नहीं है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा आपने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह पर दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और दोनों ही जगह पर जनसभाएं करते हुए नजर आएंगी और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील प्रधानमंत्री करेंगे। और इसी के साथ में नया सवेरा के इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरें और भी है, तो एक छोटा सा ब्रेक। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। जेपी नड्डा पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी रैली करेंगे। और अब अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनावों में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और अब सिर्फ 2 चरण बाकी रह गए और आगामी 2 चरणों के चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार भी इन दिनों तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल को खासतौर पर साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को सीधा मैदान में उतार दिया है, जहां आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कांथी में रैली करेंगे। वो यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुमेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हृदय चटर्जी और पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में अमित शाह बांकुरा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष सरकार के समर्थन में भी आज रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनावों का दंगल छठे दौर में पहुंच रहा है और हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच एक चुनावी दंगल अब तेज हो चला है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह
करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी की अन्य रैलियों की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुल्लू महतो के समर्थन में बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह कोडा में रोड शो और रांची में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होंगे। साथ ही जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब बात कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन की। दरअसल लोकसभा चुनावों के जो बाकी 2 चरण हैं, उनके लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वो चरखी दादरी, भिवानी महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो वो झारखंड के रांची और गोड्डा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका के साथ जनसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की माचिरला की, जहां विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ संख्या 202 समेत 7 मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पूरी घटना वेब कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। मामले की जांच के लिए निर्वाचन आयोग ने पुलिस को सभी मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज उपलब्ध करा दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले को डीजीपी को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देश की अगर हम बात करें तो आम चुनाव का जो पारा है वो दिन बीतने के साथ और लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों पर 25 मई को मतदान होगा और ऐसे में हरियाणा की भूमिका आम चुनाव में काफी मायने भी रखती है। और यहाँ ऐसे तमाम सेनापति हैं जो अपनी पार्टी को धार देने में लगे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथों में प्रदेश की कमान है और पार्टी को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका भी है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में अपनी जीत को पक्का करने के लिए सभी दल जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सत्तारूढ़ दल भाजपा की बात करें तो 2014 के बाद से हरियाणा में भाजपा का लगातार जनाधार बढ़ा है। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी धाक जमा चुकी भाजपा लोकसभा संग्राम में अपने विजय अभियान को लेकर आश्वस्त है। इस सियासी समर के लिए बीजेपी के लिए सेनापति की भूमिका में हैं सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2014 में एक बार फिर सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी को कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया। नायब सैनी की संगठन में कार्यकुशलता को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने अक्टूबर 2023 में भाजपा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और वर्तमान में वे हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार के पीछे एक और वरिष्ठ नेता का बड़ा हाथ रहा है, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का दायित्व निभा चुके खट्टर हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। एक नजर भाजपा के लिए हरियाणा के सियासी रण में सेनापति की भूमिका निभाने वाले इस वरिष्ठ नेता के राजनीतिक सफर पर। मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2000 से 2014 के दौरान खट्टर हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक महासचिव के पद पर रहे। खट्टर 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। 2014 में ही वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में खट्टर ने करनाल निर्वाचन क्षेत्र से भारी अंतर से चुनाव जीता। इस वर्ष भाजपा को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके बाद 26 अक्टूबर 2014 को खट्टर ने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं दूसरी बार 2019 में बीजेपी जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब हुई तो खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं 12 मार्च 2024 को खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खट्टर करनाल लोकसभा सीट से सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं हाल ही में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद हरियाणा में पार्टी को झटका जरूर लगा है, लेकिन अपने सेनापतियों के साथ सियासी रण में जी जान से जुटी भाजपा को इस बार भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने हरियाणा के संग्राम के लिए जो सेनापति हैं कैसे दमखम लगाते नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में हर दिन अहम होता है सत्ता का खेल और इसमें चली गई चालें हर एक दांव के साथ तकदीर बदल देती हैं, तस्वीर बदल देती हैं, पार्टी की भी और पार्टियों के सेनापतियों की भी। ऐसे में आप और कांग्रेस के एक साथ मिलकर कुछ अगर देखें तो कुछ ऐसा ही खेल हरियाणा में खेलने का प्रयास करती नजर आ रही हैं। ऐसे में सेनापतियों के ऊपर दारोमदार है पार्टी को और मजबूत करने का। बात चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो या सुशील गुप्ता की, दोनों ही नेता दमखम के साथ सेनापति की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए लगभग एक दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हरियाणा में खुद को आम आदमी पार्टी से ज्यादा मजबूत मानने वाली कांग्रेस बीते लोकसभा चुनावों में खाता खोलने में भी विफल रही थी। हालांकि सीट बंटवारे की बात पर कांग्रेस ने 9 सीटों पर दावा ठोका, जबकि आपके हिस्से में एक ही सीट आई है। इस सियासी रण में अपनी सियासी जमीन तलाशने वाली कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 1996 से 2001 तक हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहे। हुड्डा 2005 और 2009 में 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। दोनों बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सांपला विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। हुड्डा 2002 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। हुड्डा लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा ने हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को भी हरा दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास लोगों का समर्थन जरूर है, लेकिन बतौर जन नेता उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन भी बीते चुनावों में निजी प्रदर्शन से इतर कांग्रेस के लिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में इस बार का सियासी रण कांग्रेस के लिए हरियाणा में साख बचाने की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए राज्य में सेनापति की भूमिका में है सुशील गुप्ता। एक नजर उनके सियासी सफर पर। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील गुप्ता राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुरुक्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद, अंबाला और करनाल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तीनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई। वहीं बीते एक दशक में कांग्रेस का भी प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं हो पाया, जिसके पीछे बड़ी वजह प्रदेश के नेताओं की आपसी गुटबाजी और अंतर कलह रही। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भी सियासी पारा इस दिनों चढ़ा हुआ है। जहां एक और महागठबंधन अपनी जीत के तमाम दावे कर रहा है, तो वहीं एनडीए का मानना है कि इस बार पूरी 40 की 40 सीट वो हासिल करेगी। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से खास बातचीत की है। विजय कुमार सिन्हा का क्या कुछ कहना है, डीडी न्यूज से इस खास बातचीत में आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी। सर, पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग आप कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार तीसरी बार बनने वाली है? देखिए, इसमें कहीं कोई शंका शुबा नहीं है। देश में सरकार तो सब लोग बनाएंगे ही, बिहार के लोगों के लिए बिहार बचाने का, बिहार बनाने का संकल्प है। हर बिहारी के मन के अंदर ये भाव है कि हम सब जातीय बंधन को तोड़ के अब जमात की बंधन के साथ मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर करके हम पूरी तरह से विकसित बिहार, समृद्ध बिहार की ओर चलें। सर, जातीय गोलबंदी की अगर आपने बात की तो जिस तरीके से महागठबंधन ने कुशवाहा कम्युनिटी को 10-10 टिकट दी, आप पर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा। आज मैं बता दूं कि ये राजद कांग्रेस के लोग कुशवाहा और भूमिहार को टिकट देने लगे। जब उप मुख्यमंत्री आज कुशवाहा से और भूमिहार जाति से है, भारतीय जनता पार्टी ने ये सम्मान दिया। सबका साथ सबका विकास का भाव अगर जो कोई सबके सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाता हुआ भाजपा है। ये सब जातीय जहर के लहर का कहर बिहार में ढाने वाला, किसी जात को सम्मान नहीं देने वाला, ये पारिवारिक जिम्मेदारी जुल्मी जमींदार है। ये अपने बच्चों के लिए बिहार की जनता को बलि चढ़ा करके इसकी गाढ़ी कमाई को लूटने वाला लोग है। हम सिवान में यहाँ पर घूम रहे थे, हिना साहब यहाँ पर खड़ी हैं। एमवाई समीकरण आपको दरकता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको एक चीज मैं बता दूं कि कहीं से एमवाई समीकरण इस बार सफल नहीं होगा। यही बिहार की जनता है। 2010 में राजद कांग्रेस को 22 सीट पर सिमटा दिया था विधानसभा में। न माई समीकरण काम आया, न बाप समीकरण काम आया। कोई समीकरण काम नहीं करता है। ये तीनों सीटों के बारे में बताइए सर। गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। तीनों सीट हम लोग चारों सीट जीतने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होने जा रही है कि लालू यादव की पारिवारिक जमींदारी खत्म हो जाएगी। तो ये थे डिप्टी सीएम जिनका कहना है कि इस क्षेत्र की चारों सीटें यानी महाराजगंज, छपरा, गोपालगंज की सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि छपरा की सीट जहां से रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं चुनाव और आरजेडी के टिकट से, वो भी चुनाव हार रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, महाराजगंज। तो अगले जो 2 चुनावी चरण हैं काफी अहम और काफी दिलचस्प भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल 24 की चुनौती की खबरों में इतना ही। तो लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों के बाद में खबरों में अब जो बाकी खबरें उनका भी रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरें और भी आपको दिखाएंगे, देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों का। और
आगे बढ़े उससे पहले आइए एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डालते हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उनको बताते हैं क्या है इस वक्त की सुर्खियां। बाकी बचे 2 चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री की आज भी धुआंधार रैलियां। उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती के बाद दिल्ली के द्वारका में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली कमान। जेपी नड्डा और अमित शाह की पश्चिम बंगाल में रोड शो और जनसभाएं। राजनाथ सिंह हरियाणा में करेंगे प्रचार। मोहन यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड में करेंगे जनसभाएं। विपक्ष ने भी झोंकी प्रचार में पूरी ताकत। राहुल गांधी हरियाणा में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव यूपी में तो तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे प्रचार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना मामले में किया एसआईटी का गठन। कुल 6 अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करेंगे प्रभारी इंस्पेक्टर महेश तावड़े। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दिवंगत राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पवित्र शहर मशहद में शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारियां। गुरुवार को दी जाएगी रईसी को अंतिम विदाई। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मानसून। 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और खेल की खबरों में कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंची आईपीएल 2024 के फाइनल में। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। वहीं एलिमिनेटर राउंड में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। तो जाना आपने क्या सुर्खियां हैं, किस तरह की हेडलाइन है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है कृतिका वो है मौसम। बिल्कुल, क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों की बात हम करें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव, ओमन क्षेत्र और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में बारिश की जो संभावना है, भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक यहां भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। और चलिए इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में जयपुर से लक्ष्य आर्य हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से संध्या शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। संध्या, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, देश की राजधानी की, तो गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कतें इन दिनों हो रही हैं। खासतौर पर जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर कृतिका, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब सहित पूरा उत्तर भारत जो है वो इस समय टेम्परेचर का टॉर्चर झेलने के लिए मजबूर है। भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को ये मजबूरी भी है कि जिन्हें दफ्तर पहुंचना है उन्हें निकलना होगा, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये जो रेड अलर्ट है ये यथास्थिति मैदानी इलाकों में बने रहने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़े रहने की वजह से रेड अलर्ट को अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बढ़ा दिया है। यानी कि टेम्परेचर कम नहीं होगा और लोगों को इसी तेज गर्मी और धूप का सामना लगातार करना पड़ेगा। जैसे कि आज के दिन की ही मैं बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के साथ दिन की भले ही शुरुआत हुई हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सूरज के तेवर चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस समय में टेम्परेचर भले ही 33 डिग्री हो, लेकिन महसूस 37 डिग्री से कम नहीं हो रहा है। और आपको बता
दें कि 50 डिग्री अधिकतम तापमान होता है, जो कि जानलेवा बताया जाता है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन पिछले दिनों 47 डिग्री तक तापमान दिल्ली का पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हुई, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और मौसम विभाग के अनुसार ये जो समस्या है ये अभी भी आगे भी बनी रहेगी। बिल्कुल, लगातार हमने देखा कि 47 डिग्री को भी जो पारा है वो पार कर गया। देश में सियासी पारा भी चढ़ता नजर आता है, दूसरी तरफ जो तापमान है, जो गर्मी का पारा है, ये भी लगातार बढ़ रहा है। लक्ष्य, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की हम बात करें या जयपुर की भी अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं किस तरीके से जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो झेलना पड़ता है। इस बार की अगर बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि जो गर्मी है वो मानो वो भी जिद पर अड़ी हुई है कि पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ देगी। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार राजस्थान में पड़ रही है उसके जो तेवर हैं उससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल की मैं बात करूं तो कल पिलानी में सर्वाधिक 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जो विभिन्न जिले हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न जिले हैं, वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो स्थिति बनी हुई है भीषण गर्मी की, उसके मद्देनजर जो प्रशासन है, राज्य सरकार है, उसने जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनमें जो चिकित्सा कर्मी हैं उनकी जो छुट्टियां हैं उनको रद्द किया गया है, क्योंकि जो आपातकालीन स्थिति बनी हुई है प्रदेश भर में, वो विभिन्न जिले हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, जो थार से लग के जो सटके जिले पड़ते हैं, चाहे वो थार की बात करूं, चाहे जैसलमेर हो, जोधपुर, बीकानेर हो, यहाँ पे गर्म हवाओं के साथ में जो लू के थपेड़े हैं उन्होंने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। उसी के साथ में जो प्रशासन है वो सचेत नजर आ रहा है। यहाँ पे जो विभिन्न सार्वजनिक स्थान है, जो और कार्यालय हैं, वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, एक नवाचार किया गया है। विभिन्न स्थानों पे, सार्वजनिक स्थानों पे, कार्यालयों पे ORS ड्रिंक का काउंटर लगाया गया है, ताकि जो भी कार्यकाल कर्मी हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनके साथ साथ जो आम जन है वो भी ORS ड्रिंक का सेवन करके जो गर्मी से निजात पा सकें। उसी के साथ में हम देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं राजस्थान की, प्रमुखतः जो राजधानी जयपुर है, वहाँ सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। अभी 8:30 बजे हैं और तापमान 37 डिग्री से ऊपर है, और जो 12 बजे तक जो लू के थपेड़े हैं वो जनजीवन को प्रभावित करते हैं। जी लक्ष्य, अगर बात करें राजस्थान की, जयपुर की, तो कई सारे लोग ऐसे देश भर से जो गर्मियों की छुट्टियां होते ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, तो ऐसे में वहां पर क्या उम्मीद की जाए, कब राहत मिल सकती है और लोग पर्यटन के नजरिए से घूमने के लिए आ सकते हैं? लक्ष्य, बिल्कुल बिल्कुल कृतिका, क्योंकि जो राजस्थान है वो पर्यटन प्रमुख प्रदेश है। यहाँ पे जो पर्यटक है उसकी आवाजाही मॉनसून के से पहले और सर्दियों के समय बहुत अत्यधिक देखी जाती है, परंतु इस समय जहाँ गर्मी का प्रकोप भारी है, जो विदेशी पर्यटक हैं और जो देशी पर्यटक हैं वो हालांकि राजस्थान आए तो हैं, परंतु गर्मी को देखते हुए जो पर्यटन स्थल हैं, जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, मैं जयपुर की बात करूँ तो हवा महल, जंतर मंतर आदि जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे जो पर्यटकों का जो फुटफॉल है, जो उनकी आवाजाही है, उसमें भारी कमी नजर आई है, क्योंकि जो गर्मी से पर्यटक भी बेहाल है। हालांकि जो शाम का समय है उस समय जो पर्यटन स्थलों पे थोड़ी भीड़ देखने को मिलती है, परंतु जो दिन का समय रहता है, जो 12 से लेकर 4 बजे तक का जो दिन का भीषण गर्मी का समय रहता है, उस समय जो मुख्य स्थल है, प्रमुख स्थल हैं, जो सड़कें हैं, वो सूनी नजर आती हैं। वही मैं बात करूं, मौसम विभाग ने आगामी 4 से 5 दिनों में जो गर्मी से ग्रसित जो जिले हैं, जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, उनमें 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की आशंका जताई है, जिसके मद्देनजर जो आपातकालीन स्थिति है उसके लिए जो तैयारियां हैं चिकित्सा विभाग की, स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने विभिन्न तैयारियां कर रखी हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति को अंजाम, अगर कोई स्थिति बने तो उसको अंजाम दिया जा सके। जो बेड्स हैं, जो अस्पताल में बेड हैं, वो रिजर्व किए गए हैं, दवाइयां और परामर्श की विशेष व्यवस्था की गई है राज्य में। यानी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो तो की गई है, लेकिन संध्या, जिस तरीके से ना सिर्फ राजस्थान की बात की जाए, दिल्ली NCR की हम बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो भीषण गर्मी है वो पड़ रही है। फिलहाल कब तक आखिर जो राहत है उसकी उम्मीद जता रहा है मौसम विभाग? निश्चित तौर पर मुकुल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि फिलहाल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो जारी किया है उसे और अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, और उसकी वजह यही है कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि तापमान में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मैं बीते कल की बात करूं तो बीते कल थोड़ी राहत ज़रूर महसूस की गई, लेकिन फिर भी तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना होगा। और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को ये चेतावनी
चेतावनी भी दी गई है और एडवाइजरी कहें कि जारी की गई है कि लोग अगर ज़रूरत ना हो तो घरों में ही रहें। और आपको एक बात और बता दूं कि इसकी वजह से जो बिजली की खपत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम का कहर है वो तो लगातार जारी है और इसकी वजह से जब लोग घरों में रह रहे हैं तो एसी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात एक राहत भरी ज़रूर ये है कि इस बार जो मानसून है वो थोड़ा जल्दी सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 28 मई के बाद से या 29 मई के बाद से मानसून की जो सक्रियता है वो तेजी से बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली में फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और पूरा जो उत्तर भारत है वहां पर भी ये गर्मी का जो कहर है, वो जो सितम है सूरज का, वो लगातार बढ़ा रहेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि जो चुनाव जो अगले चरण का मतदान होना है दिल्ली में वो इस भरी गर्मी में होगा, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से खासी तैयारियां मतदान केंद्रों पर की जा रही है ताकि लोग मतदान प्रतिशत को प्रभावित ना करें और भरी गर्मी में भी जाकर के मतदान का जरूर इस्तेमाल करें। जी, तो ये जाहिर तौर पर जो तपिश है इसका असर ना हो मतदान पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार गर्मी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी मतदान जो है वो बाधित ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इंतजाम तो हो ही रहे हैं, लेकिन आप भी 25 तारीख को अपने घरों से बाहर जरूर निकलिएगा और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाइएगा। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना मामले के लिए अब एक SIT बना दी है और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो करेगी SIT की टीम। दरअसल SIT में कुल 6 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें DCP डिटेक्शन क्राइम ब्रांच विशाल ठाकुर की देखरेख में यूनिट 7 के प्रभारी इंस्पेक्टर महेश तावड़े टीम का नेतृत्व करते हुए हमें नजर आएंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? अब इस पूरे मामले को लेकर SIT का गठन किया जा चुका है और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो SIT करेगी। देखिए कृतिका, अगर जांच के मुख्य बिंदुओं पर जाएंगे तो सबसे बड़ा बिंदु ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो संविदा निविदा की गई, वो किस आधार पर की गई और फिर उसमें क्या क्या गड़बड़ियां थी। क्योंकि पहले भी आरोप लगे और जब ये मामला पूरी तरीके से प्रकाश में आया था, जिस तरीके से 16 लोगों की मौत के बाद काफी चीजें आई थी सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें कहा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ गड़बड़ियां की गई है, बैकडोर से कुछ एक्सेस दिया गया था, कई चीजें जो है वो इलीगल थी इस पूरे विषय में, उसको लेकर ही SIT का गठन किया गया है। भावेश भिड़े के जो बैंक अकाउंट्स हैं, कुल 6 से 7 बैंक अकाउंट्स का पता अब तक चल पाया है। जांच अभी जारी है, आगे और जानकारी निकल कर आ सकती है, लेकिन SIT का जो अब पूरी, अगर आप SIT की बात करें, 6 लोगों की टीम है। विशाल ठाकुर जो कि DCP हैं, जो उनके वो बेसिकली वो भी लीड कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप कहें तो काफी सघन जांच इस पूरे मामले पे अब चलेगी और इसमें भी अब इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भावेश भिड़े के संपर्क जहां पर रहे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए अधिकारी कौन थे, उस वक्त लिंक किन किन चीजों से जुड़ा हुआ था, वो हो सकता है। और फिर अगर पैसों की हेराफेरी हुई तो ये मामला आगे हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पैसों की भी हेराफेरी हुई है, ब्लैक मनी भी आया है इस पूरे मामले पर। तो मामला पहले दुर्घटना से शुरू हुआ था, इलीगल बिलबोर्ड से शुरू हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से इसमें SIT का गठन हुआ है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मामला और विस्तार होगा और मामले में हो सकता है कि जांच से कई नई परत भी खुलकर सामने आ सकती है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में, और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी गविश द्विवेदी का, जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं तमाम अखबारों की सुर्खियों के साथ में। गविश, सुप्रभात आपको। आज क्या कुछ है अखबारों में अहम सुर्खियां? सुप्रभात कृतिका और मुकुल, और दर्शकों को भी सुप्रभात। बात करें अखबारों की सुर्खियों की, तो जो सबसे पहली सुर्खी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जुड़ी है प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से, जहां पर प्रधानमंत्री ने कल नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया। और संबोधित करते हुए, नारी शक्ति का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शक्ति को महाशक्ति बनाएगी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विपक्ष की मानसिकता को महिला विरोधी भी बताया। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर जुड़ी है विपक्ष से, जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भीतर ही भीतर इंडी गठबंधन के पक्ष में जो है लहर चल रही है। और प्रकाशित साक्षात्कार के अनुसार उन्होंने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम करने और संविधान का पालन न करने का भी आरोप लगाया है। अगली खबर जुड़ी है स्वाति मालीवाल के मामले से। इस प्रकरण में दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए केजरीवाल की चुप्पी पर नाराजगी जताई है। LG सक्सेना ने कहा है कि CM आवास पर हुई यह घटना अक्षम्य है और इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और जांच ठीक प्रकार से होगी, इसका आश्वासन मैं देता हूं। बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर है कोविड-19 के नए वेरिएंट से जुड़ी हुई। इस प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत में कोविड-19 के उपस्वरूप KP2 से 290 और KP1 के स्वरूप से 34 लोग जो हैं संक्रमित बताए गए हैं। यह समाचार INSA COG की रिपोर्ट के आधार पर विविध समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। अगला समाचार मसालों के मामले से जुड़ा है, जिसमें FSSAI द्वारा मसालों को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि मसालों में नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल शामिल नहीं है। बता दें कि FSSAI ने देश भर के मसालों के जो नमूने हैं उनको इकट्ठा करके उनका परीक्षण करने के बाद यह क्लीन चिट मसालों के लिए दी है। अगला समाचार विकसित भारत के लिए एक और खुशखबरी है पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि भारत की धाक और भी बढ़ती जा रही है। बता दें जहां 2021 में भारत 54वें स्थान पर था पर्यटन क्षेत्र में, वहीं विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक अब 39वीं हो गई है। तो ये कुछ समाचार हैं जो विविध समाचार पत्रों में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। अब चलते हैं आपके साथ और जानते हैं नया सवेरा में कुछ और समाचार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गवेश, तमाम खबरों को एकदम कम समय में समेटकर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। जो खबरें हैं कृतिका वो और भी रहेंगी, और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी लगातार इन खबरों का इंतजार रहता है, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए बात करते हैं उस खबर की जो कि दुनिया भर के सुर्खियों में है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरान का दौरा करते हुए नजर आएंगे। वो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेहरान में होने वाले आधिकारिक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय समारोह में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पवित्र शहर मशहद में अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि गुरुवार को ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को अंतिम विदाई दी जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर मंगलवार 21 मई को भारत में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। वहीं वियतनाम का नेशनल असेंबली ने टू लेम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना है। वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा लेम की पुष्टि तब की गई जब उनके पूर्ववर्ती ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया। 66 वर्षीय लेम 2 साल से भी कम समय में वियतनाम के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये थी खबरें दुनिया भर की। और दुनिया भर की खबरों के बाद में अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को पीएम द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से भारत ने 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप, 115 से अधिक यूनिकॉर्न और $350 बिलियन मूल्य के कारोबार के विकास को देखा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट उत्तर भारतीय बाजारों में जोरदार एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए राजस्थान के नागौर जिले में एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओर से नई सीमेंट सुविधा में किए जाने वाले निवेश में 3.30 MTPA तक की क्लिनराइजेशन यूनिट और 2.50 MTPA तक की ग्राइंडिंग यूनिट के साथ साथ 18 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी बेस्ड बिजली संयंत्र भी शामिल है। तो इसी के साथ में अब वक्त हो चुका है नया सवेरा के जरिए आप सभी को अलविदा कहने का। लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे 1 घंटे में तमाम देश भर की तमाम खबरों के साथ में। क्यों मुकुल? जी बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम। दरअसल यहाँ आज तड़के काशी ब्रह्मोत्सव उत्सव के तीसरे दिन का जश्न अलग वजदराज पेरुलम मंदिर में मनाया गया। इस उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। विकासी विशाखम उत्सव का समापन 29 मई को होगा। तो आप देखिए इसकी तस्वीरें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। பெருமாளின் வாகனம் மட்டுமே மின்சாரம் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள்
தெரியல கற்பூரம் ஏற்ற முடியுது